हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 26 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है। धर्मेंद्र देवगन। हरियाणा से बनने वाले पहले सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, जो इंडिया के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। नासा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विक्रम नाथ। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? फ्रांस। किस राज्य के 3 शहर पवित्र घोषित किए गए हैं? पंजाब। S&P ग्लोबल के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था किस रेट से बढ़ेगी? 6.5%। किस देश द्वारा नागरिक कानून में संशोधन किया जा रहा है? कनाडा। ढाका में आयोजित 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने ये जीता है। किस देश के द्वारा मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया है? चाइना। हाल ही में किस देश द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है? मलेशिया। किस राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा? इसका सही आंसर है बिहार का जो फेस्टिवल है, और ऐसे तो अब ग्लोबली हर जगह मनाया जाता है, तो छठ पूजा को ये दिया जाएगा। तो छठ महापर्व यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार इस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है, जो आगामी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है दिल्ली में यूनेस्को की बैठक होगी। इसमें छठ महापर्व पर चर्चा होगी और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इसको शामिल कर लिया जाएगा यूनेस्को की सूची में। इससे पहले 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था, और दिवाली के त्यौहार को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा गया है। अगर हम देखें तो इंडिया से कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं या जो कि शामिल हैं, तो जम्मू कश्मीर से बुद्धिस्ट चैंटिंग है। इसके अलावा पंजाब से ट्रेडिशनल ब्रैस एंड कॉपर क्राफ्ट है, और राजस्थान से कालबेलिया है, गुजरात से गरबा है, केरल से कुट्टियत्तम और मुड्डीयिट्टू है। छाहू डांस है जो कि उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होता है। दुर्गा पूजा ये कोलकाता का है, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। मणिपुर का संकीर्ताना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो है 2 है, कुंभ मेला और रामलीला, और हिमालय से जो है रमन है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड नहीं है, जो कल्चर हेरिटेज में इंक्लूडेड है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में, योगा 2014 में, और नवराज जो है 2014 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग द्वारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा सभी राज्यों और विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर है 2027-28 तक। तो भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग ने राज्यों में वित्तीय पारदर्शिता लाने और इनके आय व्यय के तौर तरीके में बेहतरी लाने के लिए 2 कदम उठाए गए हैं। कि ये कदम है कि सभी राज्य सरकार अपने आय और व्यय का ब्यौरा जो है पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से करेंगे, और दूसरा है कि निर्धारित समय सीमा में CAG को मतलब कैग को रिपोर्ट अपना सौंपने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, कैग का मानना है कि इन कदमों से दीर्घ अवधि में मतलब लंबे समय पूरे देश में आर्थिक समानता बढ़ेगी, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं उनको केंद्र से ज़्यादा मदद मिलने की राह आसान हो जाएगी। और इस कमी को दूर करने के लिए अभी अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सभी 28 राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जो है 2027-28 तक एक समान विस्तृत व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है।
कैग का अगर देखें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में आता है, सॉरी ये कट गया है, 148 में आता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है कैग का। इसके अलावा ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के और गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया का। इनकी जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और ये दोबारा और ये जो प्रेसिडेंट और जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, वारंट उनके हैंड में ही होता है और ये दोबारा री एलिजिबल नहीं होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए। इनका टेन्योर 6 ईयर और 60 या 65 ईयर तक होता है, जो भी पहले है। रिमूवल के लिए जो है ये इनका रिमूवल सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है और इसके लिए दोनों हाउस से जो मेजॉरिटी से जो है दोनों हाउस से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द डैट हाउस होना चाहिए और 2/3 से कम मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग नहीं होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल जो होता है वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के कारण होता है। इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि जो इनका जो कैग का ऑफिस का जो भी एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरी के बराबर होता है और इनके कोई भी मिनिस्टर है वो कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो पहले देखते हैं कैग की ड्यूटी क्या है कि ऑडिट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट को और जो भी रिपोर्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर को सौंपते हैं। और इसके अलावा जो कैग जो होते हैं 3 रिपोर्ट जारी करते हैं, एक तो एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट रिपोर्ट। और जो पार्लियामेंट होता है उसका पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है उसका वो गार्जियन कौन होता है, कैग होता है क्योंकि कैग जो है उसको हेल्प करता है इस रिपोर्ट को समझने वगैरह में। ठीक है, तो कैग का सिग्निफिकेंस क्या है कि पूरे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है 2047 तक 7,000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर को भारत के जीडीपी का 20% रखने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। केंद्र द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। सरकार द्वारा माओवादी मुक्त भारत का लक्ष्य 2026 मार्च रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में SIR जो है 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसरो द्वारा 2030 तक मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा और भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द्वारा 1835 में शुरू हुआ मैकॉले मिनर्स को 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और पंचायत राज द्वारा देश के गांव में जियो पार्षद प्लानिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश में जो है ई पासपोर्ट बनाने पूरी तरीके से लागू किया जाएगा 2035 तक और भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी ने MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन, जिसका जो है फर्स्ट इसका जो सर्विस सेंटर है वो हैदराबाद में खोला जाएगा और नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये सैफरन जो है ये मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा है जो एयरबस A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स विमानों को में इस्तेमाल होने वाले लीप इंजनों की सर्विसिंग करेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है और पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी ने भारत में MRO ऑपरेशन शुरू किया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है।
नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक जो है 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया। थिएटर मॉडल मिलिट्री फोर्स द्वारा से संबंधित है। और भारतीय नौसेना द्वारा इक्षक तीसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत को कोची नौसेना अड्डे पर शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93वीं वर्षगांठ भारत के ईस्टर्न आसाम में मनाया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में जो है मित्र शक्ति अभ्यास होगा, जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सीआरएफ की वार्षिक परेड पहली बार जो है पूर्वोत्तर राज्य में होगी, वो कौन सा है? आसाम, गुवाहाटी। और भारतीय सेना द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में मोनो रेल बनाया गया है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होता है। और इंडोनेशिया के द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई गई है। और इसके अलावा जो है केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के अवसर पे संविधान का कितने भाषा में लोकार्पण किया जाएगा? मतलब जो संविधान है उसको कितने रीजनल लैंग्वेज में जो है डिजिटली जो है वो उसको लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 9। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता, तो इस अवसर पे संसद के केंद्रीय हॉल में एक आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य भी मौजूद रहेंगे। और इस अवसर पर 9 भाषाओं में तैयार संविधान का डिजिटल लोकार्पण होगा। वो 9 भाषाएं कौन कौन सी है? एक है मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया एंड असमिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। असमिया भाषाओं में तैयार कराया गया। और इस कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये रखा था कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 16 मई को 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद जो है 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसके जो है टेम्पररी जो प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। 13 कमेटी अपॉइंट की गई थी इस असेंबली के द्वारा। और रफ ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया था BN राव के द्वारा। फिर रफ ड्राफ्ट जो बना था BN राव के द्वारा उसको किसको ट्रांसफ़र किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस कमेटी के जो हैं 7 मेंबर थे। चेयरमैन तो BR अम्बेडकर थे और ये 7 मेंबर थे, जिनमें थे गोपाला स्वामी अयंगर, आलादी कृष्ण अय्यर, मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव एंड TT कृष्णचारी। और उसके बाद 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर करके ये अपनाया गया था। इसके कुछ प्रोविज़न को जो है वो लेफ्ट आउट रह गए थे, तो वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर है बिहार। तो बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पदभार संभालते ही पुलिस पदाधिकारियों को संगठित अपराधियों, माफिया और छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। और कहा है कि सभी स्कूल कॉलेजों में पिंक पेट्रोलिंग की तर्ज पर विशेष फोर्स लगाई जाएगी ताकि किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी की घटना ना हो। इसके लिए पिंक मोबाइल टीम बनाई जाएगी। इसमें सिर्फ महिला पुलिसकर्मी होंगी। और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा बनाया गया था जिसका नाम था एंटी रोमियो स्क्वाड। बिहार में पिंक बस सर्विस भी लागू की गई थी, जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वुमेन को सेफ्टी देने के लिए था। इसके अलावा पिंक बूथ भी लागू किया गया था कि जो फीमेल वोटर होती हैं पोलिंग बूथ पे उनको इलेक्शन के दौरान सेफ्टी दिया जा सके। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी द्वारा जीता गया है? NDA। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। बिहार का जो है
मुजफ्फरपुर जिला है, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ मोर देन 21 लाख मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक सेम पद पर रहने के क्रम में बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थान 8वां है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 20 सालों में पहली बार जो होम मिनिस्ट्री छोड़ा गया है और इसका जो पदभार संभाला है वो संभाला है आपका जो सम्राट चौधरी हैं, ये ही बने हैं, और इन्हीं के द्वारा भी पिंक पेट्रोलिंग लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये इंडिया के द्वारा किया जाएगा, और इंडिया में कहाँ होगा? अहमदाबाद में। ठीक है, और 2034 में 2034 में ये नाइजीरिया में होने की संभावना है। तो गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा में हुआ है। 12th प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो है दिल्ली दबंग द्वारा जीता गया है। रोहन बोपन्ना द्वारा जो टेनिस खिलाड़ी है संन्यास की घोषणा की गई है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता इंडिया टीम है। पुरुष टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान जैनिक सिनर ने प्राप्त किया है। बधिरों की T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ है और जिसको जीता भी गया है इंडिया के द्वारा। और पैरा खिलाड़ी जो हैं शीतल देवी हैं, जो पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल की गई हैं। हॉकी इंडिया का जो है 100 साल पूरा हुआ है इस साल। और एलेना रवियंका द्वारा WTA फाइनल चैंपियन 2025 का खिताब जीता गया है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता हैं। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने। IPL 2026 के लिए नीलामी अबू धाबी में होगी। और फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर आतिका मीर है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन जो है फीमेल 100 मीटर रेस को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। और भारत की जो है अनुपमा रामचंद्रन है, ये पहली खिलाड़ी हैं जिन भारत की तरफ से जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ पहला पायदान हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें लेंगी, जिसका आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा मिलकर करेंगे। टोक्यो में जो है 25th समर डेफ ओलंपिक्स 2025 आयोजित हो रहा है और भारत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में डबल पोडियम हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश जो है कुराकाओ बना है। और भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 20 मेडल जीते हैं। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स बनी है। और फीफा रैंकिंग में भारत की स्थान 142 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बन गया है? तो इसका सही है स्पेन। स्पेन का ये सिक्का है जो कि अभी जो है नीलामी की गई है उसकी। तो स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के 1609 में ढाले गए एक बड़े सोने के सिक्के ने स्विट्जरलैंड में नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बनकर सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। और इस सिक्के की जो है ये 339 ग्राम का ये अनोखा सिक्का है और जो 34.9 लाख डॉलर में बिका है। स्पेन की अगर लोकेशन देखें तो स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है। स्पेन जो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिसके थ्रू जो है स्पेन और जो अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ इसकी जो सीमा है मेडिटेरियन सी से लगती है और अटलांटिक ओशन से भी लगती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पायरेनीज पर्वत है जो कि सीमा बनाती है फ्रांस और स्पेन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? शिरीष चंद्र मुर्मू। CISF का महानिदेशक प्रवीण रंजन। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है।
पैट्रिक हर्मिन जो है सेशल के राष्ट्रपति का पद इन्होंने जीता है। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद परगनिया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्रिनियार हैं। भारत के सीजीआई हैं अभी बने 53rd नंबर के जस्टिस सूर्यकांत। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री जॉब जैटन है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जोहार ममदानी है। तदाशा मिश्रा जो है झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। बंगाल सरकार द्वारा जो फीमेल इंडियन फीमेल क्रिकेटर जो हैं ऋचा घोष, उनको जो है डीएसपी का पद दिया गया है। रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन, उनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के पहले सीजीआई हैं। ठीक है, तो ये आज के कुछ ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने देखा। इसके अलावा किस देश के 95 ईयर रेमन हैगर को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका के 95 वर्षीय रेमन हैगर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया गया है। अभी हाल ही में अगर इंडिया से देखें कि किन किन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो अभी पुशअप के लिए जो रोहतास चौधरी हैं, उन्होंने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाया था और 27.21 केजी वेट जो है अपने बैक पे रख के इसके लिए इनको इंक्लूड किया गया है। जानवी जिंदल, अभी हमने हाल में पढ़ा था कि इंडिया की टॉप फीमेल रिकॉर्ड होल्डर है, जिनके नाम 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये सचिन तेंदुलकर के बाद जिनके 19 गिनीज रिकॉर्ड है, उनके बाद ये सेकंड पोजीशन पे आती है। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे आती है इंडिया में, और ये फर्स्ट पे सचिन तेंदुलकर आते हैं। वेट लिफ्टिंग में मार्शल आर्टिस्ट जो है विश्व करारी हैं, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने 261 केजी वेट जो है लिफ्ट किया था अटारी बॉर्डर पे। और क्रिकेट से देखें तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है उन्होंने 65 ईयर ओल्ड टेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया था बाय अचीविंग 50+ पार्टनरशिप फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 विकेट्स इन द टेस्ट इनिंग ड्यूरिंग देयर मैच अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। ठीक है, नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर किस वंश के प्रतीक चिन्ह, जिसको हम कहते हैं उनका प्रतीक चिन्ह था कोबीदार वृक्ष, को दर्शाया गया है? इसको कल्प वृक्ष भी कई लोग कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है कौन से वंश के कहा ये चिन्ह है? ये आपका है, ये कोबीदार वृक्ष। तो ये इक्ष्वाकु जो वंश था उसका चिन्ह है कोबीदार वृक्ष। तो इस तरीके का जो अभी कल जो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में धर्म ध्वजा जो शिखर पे फहराया गया है, तो उसमें जो है कोबीदार वृक्ष है और इस तरह के सूर्य की आकृति बनाई गई है और बीच में ओम लिखा हुआ है। तो ठीक है, और ये जो धर्म ध्वजा है वो 22 फीट लंबा, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का ये सब किसी मंदिर में फहराया गया धर्म ध्वजा में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो ये 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा है और राम मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज है। और ये जो धर्म ध्वजा है इसके शिखर ध्वज पे इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक चिन्ह कोबीदार वृक्ष मुख्य रूप से अंकित है। वह सूर्य की आकृति के अंदर ओम के चिन्ह से सजा ध्वज अब राम मंदिर के शिखर पे लहराने लगा है। अगर राम मंदिर का देखें तो इसका जो निर्माण है, जो कल जो शिखर धर्म ध्वज फहराया गया था, ये सब जो है सेम मुहूर्त में हुए हैं। तो 5 अगस्त 2020 को जो है शिलान्यास किया गया था अयोध्या राम मंदिर का। 22 जनवरी 2024 को इस जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। और कल जो है विवाह पंचमी थी, दैट मीन राम और सीता जी का विवाह का दिन था। तो उसी दिन जो है जो इसी मुहूर्त पे शिखर ध्वजारोहण किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है ये हमने कर रखा है। तो ये लास्ट इधर अभी हमने किया था, तो ये वही है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।